नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। आज का देखो जो टॉपिक है वो है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है ना। देखो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ेंगे अब अपने इसमें। कौन से आंदोलन पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। 10वीं क्लास में तो महत्वपूर्ण है ये। साथ में देखो जो तैयारियां कर रहे हैं पटवार, ग्राम सेवक, ठीक है, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान जीके का बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बार मतलब सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन है, कोई भी किसान आंदोलन है वो क्यों होते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हमारे देखो यहां पर एक सिस्टम था। देखो उस सिस्टम क्या चीज थी कि पहले तो देखो जो लगान है वो अपने को राजा को देना पड़ता था, ठाकुरों को देना पड़ता था, या फिर जो जमींदार होते थे उनको देना पड़ता था। अब देखो एक व्यवस्था बन गई। सबसे ऊपर अंग्रेज, इनसे नीचे राजा और इसके नीचे जागीरदार। या जिनको ठिकानेदार भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ठिकानेदार बोलते थे। ठीक है। मतलब अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, जो कर लेते थे वो ठिकानेदार लेते थे और कर जो तय करते थे वो अंग्रेज करते थे। ठीक है। राजा की कोई भूमिका नहीं रह गई थी। बस राजा है, इसको बाहरी आक्रमण या आंतरिक जो विद्रोह उनसे राजा की सुरक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। ठीक है। राजा को प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था। मतलब राजा की स्थिति है वो एकदम शून्य हो गई थी एक तरह से। नाम मात्र का ये पद रह गया था। वास्तविक जो शक्तियां थी वो अंग्रेजों के पास थी। और जागीरदार, ठीक है, जागीरदार कौन होते थे? भूमि के मालिक। जो ठिकाना होता था, बड़े बड़े गांवों को देखो ठिकानों में बदल दिया था। ठीक है। उस ठिकाने के जो जागीरदार थे, जो जमीन के मालिक थे, उनको ठिकानेदार बोला जाता था। और ये ठिकानेदार ही कर वगैरह लेते थे। इस प्रकार देखो अपने राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए उनके कारण क्या क्या है मैं आपको लिखता हूं। देखो उनका सबसे पहला कारण है नंबर 1 लगान। सबसे पहला कारण है लगान। नंबर 2 लाग बाग। ठीक है। पहला कारण है लगान, दूसरा कारण है लाग बाग, और तीसरा जो कारण है वो बेगार। तीसरा कारण कौन सा था? बेगार। और नंबर 4 कारण मुख्य है। चौथा कारण था लाटा कुंता पद्धति। ठीक है। कौन सा? लाटा कुंता पद्धति। ये मिटा देता हूं मैं, आपको बता दिया इसके बारे में तो क्या जागीरदार था और क्या। अब देखो लगान। राजस्थान में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए, 10वीं क्लास में प्रश्न आता है कि राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन जो हुए उनके कारण बताइए। तो प्रमुख कारण हुआ सबसे पहला लगान। लगान क्या होता था? भू राजस्व। भू राजस्व। ठीक है। भू राजस्व को बोलते थे लगान, यानी कि भूमि पर किसानों से एक राजस्व लिया जाता था। ठीक है। कुछ हिस्सा लिया जाता था, उसको बोलते थे भू राजस्व। ठीक है। अधिक मतलब ज्यादातर ये 50% होता था, इससे ज्यादा भी होता था। ठीक। भू राजस्व आपको पता चल गया। सबसे पहला कारण है लगान। अपने अब यहां पर बोलेंगे लगान, इसको भू राजस्व नहीं बोल के क्या बोलेंगे? अंग्रेज इसको बोलते थे लगान। दूसरा लाग बाग। देखो लगान तो अलग चीज थी, भू राजस्व तो है ही, इसके अलावा कई प्रकार के लाग बाग थे। ठीक है ना। कुछ लागे ऐसी थी, जैसे बिजोलिया में तो लगभग 84 प्रकार की लागे थी। ठीक है। लाग क्या होती है? लगान के अलावा ठाकुरों द्वारा या फिर जागीरदारों द्वारा, ठाकुर थे ज्यादा जागीरदार राजस्थान में, इनके द्वारा किसानों से क्या वसूला जाता था?
अनाज वगैरह वसूला जाता था। अब देखो प्रमुख जो लाग बाग उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थी, कैसे थी लाग। कुछ कर खुद नहीं, मतलब ये भू राजस्व तो अंग्रेजों ने निर्धारित किया था, और ये लाग बाग है ये खुद क्या है, जो भूमि के मालिक होते थे, जो ठिकानेदार थे, जिनको अपने ठाकुर भी बोल सकते हैं, उन्होंने खुद ने क्या किए थे, तय किए थे। ठीक है, जैसे ये कर बता देता हूं लाग बाग क्या थी। जैसे एक है चूड़ा कर, चूड़ा कर। राजस्थान में जब ठकुराइन है वो नया चूड़ा पहनती थी, तो उसके बदले में क्या, वो जब नया चूड़ा पहनती थी तो जनता से उसके उपलक्ष्य में भी क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। ये थी लाग। ठीक है, इसी प्रकार प्रमुख लाग में आ जाता है पावना कर। पावना कर ये मैं समझा रहा हूं, वैसे आपकी बुक में नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं कि लाग बाग होती क्या है। पावना कर देखो क्या होता था, ठिकानेदार जो है ठिकानों में जब पावना क्या होता है, पावना होता है मैं बटेऊ। ठीक है ना, जब पावना आता था तो उसकी मतलब जितनी भी आव भगत होती थी, जितना उस पर खर्चा होता था उसकी सेवा पर, वो सारा किससे वसूला जाता था, जनता से, पावना करे बोल के। इसके अलावा विवाह कर वगैरह होते थे, जैसे ठिकानेदार अपनी पुत्रियों की या कोई भी फंक्शन होता था ठिकाने में, उसमें जितना भी खर्चा लगता था वो उस कर के नाम से उसको दे देते थे। चौवरी कर आपने सुना होगा। ठीक है, किसान अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसको 5 रुपए कर के रूप में देने होंगे। तलवार बंधाई कर, इस प्रकार के बहुत सारे जो 84 प्रकार के कर है, लाग बाग है, वो बिजोलियां में लगाई हुई थी। ठीक है, और राजस्थान में भी देखो ये एक महत्वपूर्ण कारण था, हर जगह ये लाग बाग है वो ज्यादा होती थी। और ये लाग बाग अंग्रेज नहीं लगाते थे, अंग्रेज तो सिर्फ क्या, भू राजस्व। ठीक है, लाग बाग कौन लगाता था, ठिकानेदार। ठीक है, इसके बाद बेगार। अब देखो तीसरी बात, बेगार क्या होता है, लगान दे दिया। ठीक है, लाग बाग भी है। इसके अलावा जो किसान भूमि पर खेती करते थे उनको ये जो ठिकानेदार हैं इनके यहाँ फ्री में काम करना होता था, बिना पैसे बिना मजदूरी के काम करना होता था। जैसे कोई भवन निर्माण चल रहा है उनके, तो वहाँ पर उनको सेवा दे के आनी होती थी, या कोई भी कार्य है ठिकाने में कोई भी कार्य होता था तो इनको फ्री फोकट में मतलब काम करना होता था। तो देखो कितने अत्याचार होते थे यहाँ पर किसानों पे, लगान भी दो, लाग बाग भी दो, और फ्री काम भी करके आओ उनके घर पे जाके। ठीक है, इसके बाद में लाटा कुंता पद्धति। लाटा कुंता पद्धति देखो बड़े बड़े एग्जाम में प्रश्न आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाटा कुंता पद्धति क्या है। ठीक है, लाटा आपने सबने सुना होगा। देखो ये फसल है, मान लो ये फसल है, ठीक है, फसल पूरी पकने के बाद में, ठीक है ना, पूरी पकने के बाद में इसको काटा जाता है, काट के और फिर निकलवा लिया जाता है, अनाज निकलवा के एक मतलब यहां पर क्या लगा देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं। पूरी फसल निकालने के बाद, जैसे गेहूं है, ये गेहूं को निकाल कर यहाँ पर पूरा क्या है उसकी जमाव हो गया इसका, अपने जिसको लाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाटा, वही लाटा है ये। तो उसमें अंग्रेज निश्चित कर देते थे कि ये जो लाटा है इसमें ये भाग तो किसानों का और ये भाग हमारा, यानी कि लगभग 70-80% जो भाग है ना वो तो अंग्रेज ले जाते थे लगान के रूप में, और ये इतना 30% जो बचता था वो किसान, यानी कि पूरे साल मेहनत कौन करे, किसान। ठीक है ना, पसीना बहाए कौन है, किसान। ठीक है, सारी मेहनत किसकी, किसान की। लेकिन अंग्रेज है वो फ्री फोकट में ही सारा का सारा अनाज है वो ले जाते थे। किसान की नौबत ये आ जाती थी कि भूखमरी, मतलब वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी मतलब है नहीं कमा पाता था, इतना नहीं रख पाता था। इसके अलावा इस 30% में से कुछ लाग बाग थी उनके रूप में निकल जाता, किसान के पास मात्र बचता 10%। यानी कि अगर किसान ने एक बोरी जिसमें 100 किलो आता है, 1 क्विंटल अनाज पैदा किया, तो उसका बेचारे का 10 किलो अनाज बचता था, 90 किलो चला जाता था लगभग। ठीक है ना, तो इस पद्धति को, ये जो 30 मतलब अनाज निकालने के बाद में ये जो पद्धति है इसको बोलते थे लाटा। क्या बोलते थे, लाटा। आज भी अपने यहाँ लाटा ही बोला जाता है। ठीक है ना, एक है कुंता पद्धति। कौन सी, कुंता। ये तो होगी लाटा। कुंता में देखो क्या है, इसमें तो फसल पकी है, लाटा में तो फिर उसको निकाले उसके बाद में लाटा।
कुंता में जैसे फसल है वो खड़ी है खेत में, तो खड़ी फसल का ही क्या हिस्सा कर देते थे अंग्रेज कि इतने ये हमारी और ये किसान की फसल, खड़ी फसल का ही बंटवारा, उसको बोलते थे कुंता, कुंता पद्धति। क्या बोलते थे? कुंता पद्धति। तो देखो लाटा बता दिया आपको और कुंता बता दिया, ठीक है। तो जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए, जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनके कारण क्या थे? सबसे पहले लगान की अधिकता, दूसरी लाग बाग की अधिकता, तीसरी बेगार, ठीक है, और लाटा कुंता पद्धति, ये तो थे कारण। अब अपना जो मुख्य है आज का टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बारे में अपने देखते हैं। अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन है वर्तमान में, ये देखो पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो देखो इसका जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका प्राचीन जो नाम है वह है विजयावली। क्या नाम है? विजयावली, ठीक है। किसका नाम है विजयावली? बिजोलिया, ठीक है, विजयावली नाम। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा क्या चीज है? वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है ये विजयावली या बिजोलिया, ठीक है। विजयावली तो पुराना नाम है, बिजोलिया इसका नया नाम है। ध्यान से देखना कि इसका एक और नाम है, इस रियासत को बोलते थे ऊपरमाल की रियासत, ऊपर माल की रियासत। ऊपरमाल क्यों बोलते थे? देखो सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। ये था मेवाड़, क्या था? देखो ये है मेवाड़ और ये चित्तौड़, राजस्थान के नक्शे में देखते हैं। ऊपर है भीलवाड़ा, ये रियासत मतलब मेवाड़ से क्या थी? चित्तौड़ और मेवाड़ से ऊपर, ठीक है। उस समय मेवाड़ की प्रमुख रियासत थी, तो इससे ऊपर थी ये। कौन सी? विजयावली। तो इसको ऊपरमाल बोलते हैं। एक तो बड़ी थी और एक ऊपर थी, इसलिए ऊपरमाल इसको बोला जाता था। तो देखो ये मैं एक बार मिटा देता हूं अभी तक। अब देखो विजयावली नाम हो गया इसका। अब इसके जो संस्थापक हैं वो है अशोक परमार। संस्थापक कौन है? अशोक परमार। ये भीलवाड़ा का नहीं था, ठीक है ना। कहां का नहीं था? भीलवाड़ा का नहीं था। ये देखो भरतपुर का था। कहां का था? भरतपुर। अब भीलवाड़ा का नहीं था, भरतपुर का था, तो यहां क्या कर रहा है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना कैसे की इसने? विजयावली या ऊपरमाल है या बिजोलिया है, इसकी स्थापना इसने कैसे की? ये भीलवाड़ा का था ही नहीं तब, भरतपुर का था ये। और देखो यहां पर एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1527 में। अब देखो किसके साथ हुआ था? बाबर का हुआ था ये, राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा। तो ये जो अशोक परमार है, ये भरतपुर से राणा सांगा की सहायता के लिए आया था। तो राणा सांगा ने प्रसन्न होकर इसको, ये जो ऊपर की जागीर थी ना, ऊपर की जो जागीर थी मेवाड़ के ऊपर की जागीर जिसको ऊपरमाल बोलते थे, ये इसको प्रदान कर दी। तो इसने इसका नाम क्या कर दिया? बिजोलिया रख दिया। किसान आंदोलन बिजोलिया रख दिया इसका नाम, ठीक है ना। किसने? अशोक परमार ने। रियासत थी, पहले नाम इसका क्या था? विजयावली था, ऊपरमाल था, बाद में इसने क्या रख दिया इसका? बिजोलिया। किसने? अशोक परमार ने। अशोक परमार कहां से आया? भरतपुर। किस लिए आया था? राणा सांगा की सहायता करने के लिए। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कब? 1527 में, ठीक है। तो ये देखो अब आपको थोड़ा और ये मैंने बताया कि किसने स्थापना की, क्यों की। अब देखो इस आंदोलन की विशेषता, पहली विशेषता थी ये व्यापक था, मतलब बहुत बड़ा व्यापक,
विस्तृत और संगठित आंदोलन था। संगठित आंदोलन था। पहली विशेषता क्या थी? व्यापक था, विस्तृत था और संगठित था। और सबसे लंबा आंदोलन क्या था? सबसे लंबा आंदोलन। देखो ये जो आंदोलन था ना, ये राजस्थान का ही सबसे बड़ा आंदोलन नहीं था या राजस्थान का ही सबसे लंबा आंदोलन है नहीं था, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। किस लिए? क्योंकि ये 44 साल तक चला था। कितने साल तक? 44 वर्ष तक चला था। ठीक है, कितने वर्ष चला ये आंदोलन? 44 वर्ष। इतने साल तक कोई भी आंदोलन नहीं चला। तो देखो कब से कब तक? 1897 से 1941। 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला। कितने साल? 44 वर्ष चला था ये। ठीक है, अब इतना बड़ा जो आंदोलन है वो एक चरण में तो चल नहीं सकता। ठीक है, तो ये आंदोलन है ना, कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। उन 3 चरणों के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, दुविधा क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जब भी अपने कोई आंदोलन याद करने के लिए बैठते हैं तो उनके आंदोलन के जो संस्थापक करता है, जिन व्यक्तियों का नाम आता है, वो याद करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट। वो दिमाग में ऐसा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से चरण में आया था, वो अपने दिमाग से निकल जाता है। तो इस आंदोलन को शुरू करने से पहले इसके जो 3 चरण हुए थे, उनके प्रमुख नेता कौन थे, उन नेताओं के बारे में अपने देखते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको। तीन चरणों में हुआ था। प्रथम चरण, ठीक है, द्वितीय चरण और तीसरा चरण। लंबा आंदोलन था। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया 44 साल तक चला था। तो 44 साल तक जो आंदोलन चलेगा ना, उसको समय तो लगेगा। और 44 साल तक एक नेता तो रह नहीं सकता कोई। ठीक है, तो नेता भी बहुत सारे बदले इसमें। 3 चरणों में अलग अलग नेता हुए। अब इन नेताओं के नाम याद कैसे रखने अपने को, सबसे पहले वो बात है। ठीक है, नाम याद कैसे करेंगे अपने? देखो एक नाम याद करो, नानजी पटेल। ठीक है ना, क्या था ये? नानजी पटेल एक किसान था। ठीक है, क्या था? किसान था। और किसान का काम क्या होता है? ठक ठक ठक। तो दूसरा जो आंदोलनकारी आ गया, ठक ठक ठाकरे पटेल, ठाकर जी पटेल, ठाकर जी पटेल। ठीक है, पहला नानजी पटेल, दूसरा ठाकर जी पटेल। अब आंदोलन शुरू करते हैं अपने। कोई भी आंदोलन शुरू करेंगे तो मान लो सबसे पहले किसका नाम? भगवान का नाम तो अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, और भगवान का जब तक नाम नहीं लेंगे तो आंदोलन सफल कैसे होगा? तो आंदोलन किसका नाम लेके अपने करते हैं शुरू? भगवान का। तो सीताराम। ठीक है, भगवान क्या है? सीताराम। तो साधु सीताराम। ठीक है, अब देखो साधु सीताराम, सीताराम का नाम ले लिया है। तो देखो ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े अपने भगवान हैं, तो उनका नाम कैसे अपने छोड़ देंगे? तो अगला जो अपने को नाम लिखना है वो है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। ठीक है ना, क्या नाम है? ब्रह्मदेव। तो देखो 4 हो गए, नानजी पटेल, ठाकर जी पटेल, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव। तो इतने अगर अपने भगवानों का नाम ले लेंगे, ये तो मतलब किसान है। नानजी पटेल, दोबारा देखो, किसान, ठक ठक, ठाकर जी पटेल, फिर भगवान का नाम यहां से शुरू हो जाता है सीताराम, ब्रह्मदेव। अब भगवान का नाम ले लिया तो फतेह जरूर होगी अपनी। ठीक है ना, फतेह होगी। तो फतेह करण चारण, फतेह करण चारण। तो ये 5 नेता थे प्रथम चरण में। कितने नेता थे? 5 नेता थे।
कब से कब तक चला प्रथम चरण वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरूरी है नाम यादें करने। ठीक है, अब दूसरे में देखो, दूसरा जो द्वितीय चरण है उसके बारे में अपने देखते हैं। द्वितीय चरण में अब देखो, भगवान अपने साथ हैं, अपनी जीत कोई रोक नहीं सकता, अपनी विजय पक्की होगी। विजय सिंह पथिक, विजय होगी, विजय सिंह पथिक। ठीक है, द्वितीय चरण का जो सबसे मेन नेता था वो कौन था? सबसे पहला नेता विजय सिंह पथिक। लेकिन विजय होने के बाद में अपने को भगवान को भूलना नहीं है, हरि का नाम भूलना नहीं है। अगर हरि का नाम भूल गए ना तो फिर विजय हुई भी पराजय हो जाएगी। तो देखो, विजय होने के बाद में भी अपने को हरि का नाम लेना है। हरि, क्या नाम है? हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। ठीक है, किंकर मन से लेना है, ऐसे ऊपर वाले में ऐसे नहीं भाई नाम ले लिया, मन से लेना है। ठीक है, हरि का नाम कैसे लेना है? मन से। तो मन्ना पटेल, मन्ना पटेल। तीन ही नेता थे इस चरण के, क्या थे? प्रमुख नेता तीन थे। तो देखो, प्रथम चरण में नानजी पटेल किसान थे, ठाकर जी पटेल, फिर नाम अपने को किसका लेना है? सीताराम, भगवान का नाम लिया, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव, सभी भगवानों का नाम ले लिया। हमारी क्या हो गई? फतेह हुई, फतेह हो गई अपनी। तो हमारी विजय श्री पक्की हो गई, हम जीत गए, विजय हो गई। विजय होने के बाद भी हमें हरि का नाम नहीं भूले और मन से लिया, तो हरि भाई किंकर और मन्ना पटेल। ठीक है, अब देखो, जीत हो गई अपनी, क्या हो गई? ये हो गई विजय हो गई, जीत हो गई। तो जीत होने के बाद में तो अपने सेठ बन गए ना, है ना? तो सेठ जमनालाल बजाज तीसरे में, सेठ जमनालाल बजाज। ठीक है, सेठ तो बन गए भाई, सेठ जमनालाल बजाज, इतनी विजय प्राप्त करके। लेकिन फिर भी अपने को हरि को नहीं भूलना। हरि भाव उपाध्याय, हरि भाव उपाध्याय। ठीक है ना, हरि का नाम नहीं भूले, नहीं भूलना। ठीक है, और राम का नाम भूल गए क्या? वो भी नहीं भूलना, राम नारायण चौधरी। सेठ बनने के बाद में भी अपने को हरि और राम के नाम याद रखने हैं, राम नारायण चौधरी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, पहले चरण के, दूसरे चरण के, तीसरे चरण के दिख गए। और इतने अगर अपने भगवानों का सेठ बनने के बाद भी अगर अपने भगवान का नाम नहीं भूलेंगे ना, हरि का नाम और राम का नाम, तो हम मणि की तरह चमकने लग जाएंगे। किसकी तरह? मणि की तरह हमारी कीर्ति चमकने लग जाएगी। तो माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, अब इतना बड़ा आंदोलन है तो क्या इस आंदोलन में केवल पुरुष ही पुरुषों ने भाग लिया, कोई महिला ने भाग नहीं लिया ना? तो यहां पर दो महिलाओं को भी ले आते हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी है। ठीक है, वो भी इसमें सुनिश्चित कर देते हैं। तो रमाबाई और जानकी देवी, रमाबाई जानकी देवी, ये भी याद करना हो ना, रमाबाई जानकी देवी, है ना? तो रमाबाई से राम आ गया, रमाबाई में क्या आ गया? राम। जानकी देवी, जानकी सीता का नाम था। ठीक है ना, रमाबाई जानकी देवी, ये भी देखो। तो देखो, ये तीन चरण हो गए हमारे। कितने चरण है? तीन। पहले में नानजी पटेल, ठाकर जी पटेल, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण। दूसरे में दूसरा चरण था विजय सिंह पथिक, हरि भाई किंकर और मन्ना पटेल। तीसरा सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा और रमाबाई जानकी। इनको अपने को लॉक कर दो, बैंक में बंद कर दो, बैंक में इनको डाल दो अपने टाइम पर। जैसे बैंक से पूंजी निकालते हैं ना जरूरत के हिसाब से, वैसे जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपने टॉपिक में इनको निकाल कर ले आएंगे। तो एक बार इनको लॉक कर दो, एक बार अपने बैंक में इनको जमा कर दो सभी को, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, सारे नेताओं को। ठीक है, अब जो मेन बात, ये चरण कब से कब तक चले? तो प्रथम चरण है वो 1897 से 1916 तक चला, 1897 से 1916।
दूसरा चरण कब चलेगा भाई, पहला 1916 में खत्म हुआ है तो दूसरा भी कब चलेगा, 1916 से चलेगा ना, जहां खत्म हुआ उसके बाद में। 1916 से कब तक चला, 1927 तक। कब तक है, 27। इसके बाद में तीसरा चरण है भाई, दूसरा 1927 पर खत्म हुआ है, 1927। और मैंने आपको बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन चला था 1941 तक, तो ये 41 तक चलेगा, 1941। ठीक है, ये इन चरण की क्या है, तिथियां हैं। 3 चरणों में ये पूरा हुआ था। अगर ये सन याद नहीं होते प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के, 10वीं क्लास में इतना बारीकी से नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना मोटा मोटा याद कर लेना। ये जो मतलब तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपने जो मेन घटनाएं वो याद करनी है 10th क्लास के बच्चों को। नाम तो ये आएंगे, ये नाम तो अपने को याद करने हैं, पूरे टॉपिक में ये नाम है चलेंगे, ठीक है। ये आपने सभी ने इनको एक बार बैंक में रख दिया ना, अब अपने धीरे धीरे क्या है इनकी घटनाएं देखेंगे, क्या घटना हुई और ये नाम धीरे धीरे निकालेंगे। देखो प्रथम चरण कौन सा चरण है, प्रथम चरण देखो क्या होता है प्रथम चरण में। बिजोलिया जो है, बिजोलिया में 1894, कब 1894 में बिजोलिया, ठीक है, क्या नाम है रियासत का, बिजोलिया। और टाइम कब का, 1894 तक सब कुछ सही चल रहा था यहां तक, ठीक है ना। क्योंकि जो गोविंद दास क्या था यहां पर, जागीरदार, ठीक है ना। कौन था, जागीरदार या ठिकानेदार, ठिकानेदार था ये। तो इसने इतने अत्याचार नहीं किए थे, इतने लाग बाग वगैरह बढ़ाई नहीं थी, इसलिए क्या है जनता है वो इतनी दुखी नहीं थी, किसान इतने दुखी नहीं थे। लेकिन होता क्या है 1894 में गोविंद दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर गए। कब 1894 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और नया ठिकानेदार बनता है जिसका नाम किशन सिंह। कौन बनता है, किशन सिंह, या इसका एक नाम और था कृष्ण सिंह, जो एक अत्यंत अत्याचारी जागीरदार था या ठिकानेदार था। इसको जनता से कोई मतलब नहीं था, किसानों से कोई भी मतलब नहीं था। तो देखो यहां पर गोविंद दास की मृत्यु के साथ ही किशन सिंह जब नया ठाकुर बनता है तो शोषण चरम सीमा पर पहुंच जाता है किसानों का। इसने शासक बनते ही 84 प्रकार की लागें लगा दी, 84 प्रकार की लाग बागे लगा दी, यानी कि किसानों का 87%, कितना प्रतिशत है, 87% जो अनाज है या धन है वो लगान लाग बाग के रूप में और लगान के रूप में ही चला जाता था। जनता के पास, मेहनत करने वाली जनता है, किसानों के पास मात्र 13% ही बचता था, ठीक है ना। तो देखो जनता यहां पर पूरी तरह क्या हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी। अब देखो यहां से इस आंदोलन का मतलब प्रारंभ होता है या शुरुआत होती है 3 साल बाद 1897 की घटना है। 1894 में मृत्यु हुई, शासक बना, 84 प्रकार के लाग बाग लगा दी। अब घटना क्या है देखो, यहां लिख देता हूं, गिरधरपुरा नामक एक गांव है, गिरधरपुरा नामक गांव, और यहां पर धाकड़ जाति के लोग रहते थे। धाकड़ जाति कौन सी थी, धाकड़ जाति के लोग रहते थे, ठीक है ना। तो एक धाकड़ जाति का व्यक्ति था गंगाराम धाकड़, ठीक है ना। क्या नाम था, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़। इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु बहुत चल रहा था, ठीक है ना। खर्च बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज होते थे पहले, ठीक है ना। तो यहां मृत्यु भोज चल रहा था। इस अवसर पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे भोजन करने के लिए, जीवने के लिए।
तो यहाँ पर लोगों ने बातचीत की कि किस प्रकार ये जो अंग्रेज हैं ठिकानेदारों के माध्यम से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इससे निपटा जाए। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपने क्या जागीरदार की जो शिकायत है वो महाराणा से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं? महाराणा से। यहां महाराणा है, देखो महाराणा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि सबसे ऊपर थे अंग्रेज, फिर सबसे नीचे जागीरदार, बीच में महाराणा थे, राजा वगैरह होते थे जो नाम मात्र के थे, उनकी कुछ नहीं चलती थी, उनको कोई मतलब नहीं था कोई विद्रोह करो, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन जो है वो उन अंग्रेजों ने दे रखी थी, उनको सेना अंग्रेजों ने दे रखी थी, तो इनको कोई चिंता ही नहीं थी, इनको तो अपने से मतलब था। तो यहां पर अब वो अपने नाम निकाल के लाते हैं। प्रथम चरण वाले जो नाम थे ना 5, उनमें से पहले 2 जो नाम है, नानजी पटेल। क्या चीज है? नानजी पटेल। और एक कौन से पटेल थे? ठगठगे ठाकर जी पटेल। ठाकर जी पटेल, इनको भेजा जाता है। इन दोनों को कहां भेजा जाता है? महाराणा के पास कि जाओ और महाराणा को एप्लीकेशन दे के आओ। इन्होंने कई चक्कर काटे, पहले तो महाराणा मिले ही नहीं, ठीक है ना, इनको महाराणा मिले नहीं। लास्ट में जब महाराणा इनको मिले तो महाराणा इनको आश्वासन दिया कि मैं बातें करूंगा, सरकार से बात करूंगा और आपके जो लाग बाग है वो कम करवा दूंगा। लेकिन महाराणा ने वो जो एप्लीकेशन ये दे के आए थे, अर्जी दे के आए थे, उसको फाड़ा और फेंक दिया, अंग्रेजों से कोई बातें नहीं की। ठीक है ना। इस चीज का जब पता चला किसको? बिजोलिया का जो कृष्ण सिंह था, जो जागीरदार था, उसको पता चला कि महाराणा के पास ये गए थे अपनी शिकायत लेके। कौन है? एक तो नानजी पटेल और एक ठाकर जी पटेल। और महाराणा ने इनकी एप्लीकेशन है वो फाड़ के फेंक दी। तो ये और भी ज्यादा खुश हुआ कृष्ण सिंह, इसके हौसले और भी ज्यादा बढ़ गए अत्याचार करने के, कि महाराणा ने कुछ नहीं कहा तो अपने तो कौन कहने वाला है अपने को। ठीक है, और भी ज्यादा अत्याचारी हो गया ये, इसको जब पता चला ने, और इसके तो हौसले बढ़ गए। और इन दोनों के और जनता के हौसले क्या हुए? घट गए? नहीं, हौसले घट जाते तो आंदोलन ही कैसे होता है ये बताओ। जनता के हौसले और ज्यादा बढ़ गए अत्याचार के खिलाफ लड़ने के, क्योंकि पता है जनता को पता चल गया कि महाराणा भी अब कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है अब हमको स्वयं को ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो क्या किया इसने, कृष्ण सिंह ने। इसको जब पता चला कि कौन व्यक्ति गए थे, नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल, इनकी पहले तो कुटाई करवाई ढंग से, बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, पिटाई, दंड दिया इनको, और फिर इनको भगा दिया, ऐसे निर्वासित करवा दिया, राज्य छोड़ के निकल जाओ। यानी कि राज्य से क्या कर दिया? मेवाड़ राज्य से इनको बाहर भेज दिया। जैसे देश निकाला होता है ना, वैसे राज्य निकाला, इनको दे दिया। किनको? नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल। पहले सेवा करी और फिर देश निकाला। ठीक है ना, सेवा क्या की थी? पिटाई की थी अच्छी तरह से। तो इन दोनों का अब जो 2 नेता थे शुरू वाले, प्रथम जो चरण के जो नेता थे, उनका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल, इनको एक बार मिटा देते हैं, इनको भेज दिया। ठीक है, राज्य निकाला दे दिया, क्योंकि ये महाराणा के पास किसकी शिकायत करके आ गए थे? कृष्ण सिंह की। तो कृष्ण सिंह के हाथ में पावर थी। अब ये और भी ज्यादा क्या हो गया? कृष्ण सिंह अत्याचारी, इसने सोचा कि मेरे को तो अब कोई केंद्र, ऐसी कोई संस्था है नहीं जो मेरे को रोके। तो इसने पहले 84 प्रकार की लागें तो पहले थी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की। अब इसने एक कर और लगा दिया 1903 में, याद रखना, 1903 में एक कर लगा दिया, जिसको बोलते हैं चंवरी कर। क्या बोला जाता है? चंवरी कर। क्या था चंवरी कर? बहुत बार प्रश्न आता है कि चंवरी कर क्या है। किसान है, वो अपनी बेटी की जब शादी करता था ना, पुत्री की शादी करता था, तो उसको 5 रुपए है वो ठिकाने में देने पड़ते थे। ठीक है, पुत्री की शादी पर ठिकाने पर 5 रुपए देने पड़ते थे हर किसान को। उस समय बात 1903 की है। आप सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो कि 5 रुपए की कीमत कितनी रही होगी। ठीक है, 5 रुपए बहुत ज्यादा होते थे उस समय। 5 रुपए किसान कहां से लाए? आज अपने को सुनने में ऐसे लगता है 5 ही तो रुपए का सवाल है। ठीक है, 5 रुपए, लेकिन बात 1903 की है। ठीक है, जब 5 रुपए की कीमत तो 1998-97 तक बहुत थी। देखो वो इतना सारा सामान लेके आते थे 5 रुपए में।
मेरे को खुद को याद आता है। तो 1903 में तो बहुत ही ज़्यादा हो गए 5 रुपये, लगभग आज के 50,000 रुपये के बराबर थी। मतलब आज अगर बेटी की शादी करे, ऐसा नियम बना दे सरकार है कि जो भी अपनी बेटी की शादी करेगा तो सरकार के पास उसको क्या है 50,000 रुपये देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। तो वही सिस्टम ये यहाँ पर था। कृष्ण सिंह ने कहा कि जो भी अपनी पुत्री की शादी करेगा 5 रुपये क्या देने पड़ेंगे उसको, 5 रुपये चौवरी कर के रूप में। तो ये था चौवरी कर। तो किसानों ने इसका मौन विरोध किया, किसान कुछ नहीं बोले, मौन विरोध किया। विरोध क्या किया किसानों ने 2 वर्ष तक, कब तक है 2 वर्ष तक अपनी बेटियों की शादी नहीं की। शादी करना ही क्या कर दिया, बंदे कर दिया। ठीक है, महाराणा के विरोध स्वरूप चौवरी कर का विरोध कैसे किया गया, किसानों द्वारा अपनी पुत्रियों की शादी है वो 2 वर्ष तक की नहीं गई। 2 वर्ष तक किसानों ने अपनी पुत्रियों की शादी की नहीं। ठीक है, ये था चौवरी कर। अब देखो आगे थोड़ा सा और बताता हूं इसको। चौवरी कर हो गया, 1903 की बात होगी। 1906 क्या घटना हुई 1906 में? 1906 में देखो क्या हुआ, किशन सिंह की जगह किशन सिंह को ठाकुर के पद से, ठीक है ना, हटा दिया गया, ठिकानेदार के पद से हटा दिया गया। इसकी जगह नया जो आया ठाकुर, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था, पृथ्वी सिंह। अपनी भाषा में बोलें तो 2 आटा बार को हुई। ठीक है, यानी कि कृष्ण सिंह से भी कहीं ना कहीं 2% ज्यादा या 2 गुना ज्यादा था ये, ठीक है ना, अत्याचारी। और इसने 1906 में शासक बनते ही पहले देखो क्या होता था, एक कर होता था जिसको बोलते थे तलवार बंदाई। तलवार बंधाई कर, ठीक, तलवार बंधाई होती थी। ठीक है, और ये तलवार बंधाई किसको देनी पड़ती थी, महाराणा को। महाराणा देगा कौन है, जो नया ठिकानेदार बनता था ना, नया जमींदार जो बनता था या नया ठिकानेदार बनता था, वो ठिकानेदार किसको देता था, महाराणा को तलवार बंधाई कर, यानी कि पैसे देने पड़ते थे, एक राशि देनी पड़ती थी। तो यहां पर कौन किसको राशि देगा, पृथ्वी सिंह राशि किसको देगा, महाराणा को देगा, फतेह सिंह को। ठीक है ना, यहां पर जनता का तो कोई लेगा देगा है ही नहीं, लेने वाला है कर वो महाराणा है, देने वाला पृथ्वी सिंह। लेकिन ये जो जितने भी ठिकानेदार होते थे, जमींदार होते थे, वो जो भी खर्चा नया आता था ना, वो सारा खर्चा किस पे डाल देते थे, जनता पर। अब यहां पर पृथ्वी सिंह है, इसने जनता पर ही लगा दिया ये कर, यानी कि तलवार बंधाई देनी तो महाराणा को थी, लेकिन लिया किससे, तलवार बंधाई ले ली किससे, जनता से। जितना खर्चा महाराणा को दिया वो सारा किससे वसूल लिया, जनता से। ठीक है ना, इससे और भी ज्यादा क्या है, विद्रोह हो गया। ठीक है, 1913 की बात आती है, 1913। ठीक है, अब हमारे जो मुख्य और नेता हैं उनको ले आते हैं। 3 और नेता थे ना, कौन कौन से, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। ठीक है, साधु सीताराम, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण ने 1913 में लोगों से आह्वान किया कि एक काम करो, खेती करना ही बंद कर दो। क्या करो, खेती करना ही बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, खेती करना बंद कर देंगे तो कहां से लगान लेंगे। ठीक है, तो किसानों ने खेती करना एकदम क्या कर दिया, बंद कर दिया, खेती बिल्कुल बंद कर दी। जिससे जब ये इस चीज की सूचना किसको लगी, अंग्रेजों को लगी, खेती की सूचना अंग्रेजों को लगी कि इन्होंने खेती करना बंद कर दिया, अंग्रेजों के पास लगान गया नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो 84 प्रकार की लागतें थी, अंग्रेजों को इनके बारे में पता ही नहीं था कि 84 प्रकार की, अंग्रेजों को तो ऐसा लगता था कि अपने को लगान दे रहे हैं बस किसान। इनको ये नहीं पता था कि बीच में जो ठिकानेदार हैं वो भी हड़प रहे हैं 84 प्रकार की और किसानों को तंग कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने लगभग बहुत सारी जो ये लागतें हैं वो क्या कर दी, आधी कर दी, 50%। बहुत सारी जो लागतें हैं वो कम कर दी।
और अंग्रेजों को जब पता चला कि इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता वो कौन कौन है, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, तो इनको गिरफ्तार करने का क्या है आदेश निकाल दिया, जिसके बाद में ये जो नेता हो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ भूमिगत हो गई। तो ये था हमारा प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का। वीडियो देखो लंबा हो गया है थोड़ा, क्योंकि समझाना भी आपको जरूरी है, हर चीज का नॉलेज देना आपको जरूरी है, ठीक है ना। शुरू से जो घटनाएं वो पढ़ेंगे तभी इसका मतलब अपने को पूरा समझ आएगा। अगले जो चरण है दूसरा और तीसरा, वो अगला जो मेरा वीडियो आएगा परसों, उसमें मैं क्या है आपको बता दूंगा। पहला जो बिजोलिया किसान आंदोलन का चरण है ये यहां समाप्त होता है। इसके मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, ठीक है ना। 2 प्रश्न मेरे को पूछने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसके क्या उत्तर देने हैं। बहुत बच्चे देखो कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। पहला प्रश्न ये है कि पृथ्वी सिंह है, कौन है, पृथ्वी सिंह, वो बिजोलिया का जागीरदार या ठिकानेदार कब बना, कौन से सन में बना, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, चौरी कर के अंतर्गत किसानों से पुत्री की शादी पर कितनी रकम ली जाती थी, कितने पैसे लिए जाते थे, ठीक है। ये 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।